नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, सबका यही कहना है कि आने वाले समय में ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र होगा, एनर्जी सेक्टर, जिसकी सबसे ज़्यादा मांग होने वाली है। इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे एक तो बढ़ता इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक इकोसिस्टम है, उसमें इस्तेमाल होने वाली बेतहाशा ऊर्जा का उपयोग। अब भारत में क्या स्थिति होगी? भारत भी इस मांग से अछूता नहीं रहेगा। भारत में भी जो सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर में मांग रहेगी या मांग नई पैदा होगी, वो होगा एनर्जी सेक्टर। यानी एनर्जी सेक्टर बिजली का उत्पादन ही नहीं, बिजली का उत्पादन, उसका ट्रांसमिशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा ग्रिड्स का एक्सपेंशन, ग्रिड्स का इंटीग्रेशन, ग्रिड्स का मॉडर्नाइजेशन और ग्रिड्स की स्टेबिलिटी। और चूंकि भारत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर खासा फोकस रखे हुए हैं और आने वाले लगभग एक दशक के भीतर अभी जो है कई गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका एडिशन होने वाला है। उसका उत्पादन ही नहीं होगा, उसका एडिशन भी होगा और वो होगा ग्रिड में। तो कुल मिला के इन अनुमानों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आने वाले समय में न केवल पावर प्रोड्यूसर्स जो इकाइयां हैं उनमें इजाफा होगा, उनकी कैपेसिटी में इजाफा होगा, बल्कि विद्युत का उत्पादन होने के बाद उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की जो लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के हर पड़ाव पर जो है वो जो नई मांग पैदा होगी, चाहे वो इक्विपमेंट के रूप में हो, चाहे वो केबल्स के रूप में हो, चाहे वो ट्रांसमिशन टावर्स के रूप में हो, चाहे वो अन्य दूसरे उपकरणों के रूप में हो। तो इस प्रकार से इस सेक्टर के बारे में निर्विवादित रूप से एक मत राय यही निकल कर आती है कि ऊर्जा सेक्टर नंबर एक जबरदस्त डिमांड में होगा। ऊर्जा सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा और ऊर्जा सेक्टर से जुड़ी हुई जो प्रमुख कंपनियां हैं जिनका प्रमुख योगदान है, वो जो है उनका लाभ, उनका कारोबार और उनका भविष्य जो है वो ज़्यादा सुनहरा हो सकता है। अब भारत को लीजिए। भारत के अंदर जो है जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी पैदा होती है, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, यानी सोलर पावर हो, विंड पावर हो, इनका जो ट्रांसमिशन है, यानी जहां ये पैदा होती है वहां से लेकर के ग्रिड तक आने में बहुत सा एनर्जी लॉस हो जाता है। यानी बहुत सा विद्युत जो है वो ट्रांसमिशन लॉस के रूप में देखा जा रहा है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए, यानी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी पैदा होती है, जो भी रिन्यूएबल पावर पैदा होता है, उत्पादन होता है, उसको मेन ग्रिड में कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभर रहा है और आने वाले समय में इसमें जबरदस्त एक्सपेंशन की संभावनाएं हैं। अब इसके लिए सरकार की ओर से जो है वो लगभग
9 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ये इलेक्ट्रिसिटी मास्टर प्लान जो है वो 2032 तक चलेगा और जरूरत पड़ने पे हो सकता है कि 32 के बाद भी इस पर काम होता रहे और इसके लिए अलग से कोई बजट मुहैया कराया जाए। अब इसमें दो प्लेयर्स हैं, ग्रिड के मॉडर्नाइजेशन, ग्रिड के इंटीग्रेशन, ग्रिड की स्टेबिलिटी। ये जितने भी काम हैं इनमें कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनकी अपनी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनका अपना ट्रांसमिशन नेटवर्क है, लेकिन अंततः उसकी कनेक्टिविटी जो है वो नेशनल ग्रिड के साथ है। और इस नेशनल ग्रिड का मेजॉरिटी जो काम है वो पावर ग्रिड के पास है। पावर ग्रिड एक पीएसयू है और सरकार के स्वामित्व में है। तो अब ये देखना है कि इस 9 लाख करोड़ रुपए की योजना में हम इसको अगर क्लासिफाई करें तो इसके अंदर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए अकेले जो है वो HVDC प्रोजेक्ट्स के लिए है। HVDC माने हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। इससे जो है ग्रिड में स्टेबिलिटी पैदा होने में मदद मिलती है, ट्रांसमिशन लॉस न्यूनतम होता है और जो ग्रिड का जो एक इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो सरल हो जाता है। तो इसलिए HVDC से जुड़ा क्षेत्र जो है उसमें अकेले 9 लाख करोड़ में से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए जो है वो HVDC के लिए जो है वो तय किए गए। अब HVDC में अब तक कितना खर्च हुआ है? HVDC में अब तक पिछले 2-3 सालों के भीतर मात्र 1.25 लाख करोड़ रुपए में से मुश्किल से जो है वो लगभग 35,000 करोड़ रुपए अब तक खर्चा हुए हैं। यानी आप पूरी तरीके से खर्चा नहीं कह सकते इसको, यानी इतने का टेंडर निकला है और टेंडर जो है वो सफलतापूर्वक उसको बिड किया गया है और संबंधित कंपनियों का काम जारी है। अभी 90,000 करोड़ रुपए की रकम के बराबर टेंडरिंग प्रोसेस को अमल में आना बाकी है। यानी अभी भी बहुत अपार संभावनाएं मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर ये जो 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रकम है, ये आखिर इसका लाभ किन कंपनियों को मिल सकता है? अब तक का जो कुछ भी आंकड़ा आया है या जो कुछ भी आंकड़ा उपलब्ध है या जो कुछ भी जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक इस HVDC प्रोजेक्ट्स का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत में केवल गिनी चुनी 3-4 कंपनियां ही सक्षम हैं। एक तो सीमेंस एनर्जी, एक सीमेंस, एक GE वर्नोवा और टॉप पर है हिटाची एनर्जी। दोस्तों, मैंने जिन कंपनियों का नाम लिया है ये किसी भी रूप में ना तो इन्वेस्टमेंट कोई रिकमेंडेशन है ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। ये केवल मैंने एक एकेडमिक पर्पस से इस क्षेत्र को समझने के लिए जो कंपनियां इसमें कार्यरत हैं, मैंने खाली उनकी संभावनाओं पर विचार करने के लिए ये वीडियो बनाया है। आपको जो भी निवेश संबंधी निर्णय लेना हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह मशवरे के बाद अपना खुद का होमवर्क और रिसर्च वर्क करने के बाद कोई फैसला लें। मेरी तरफ से ना तो कोई रिकमेंडेशन है ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। ये केवल एकेडमिक वीडियो बनाने के सिलसिले में, ताकि लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने इन कंपनियों का नाम लिया। आगे भी जिन कंपनियों का नाम लूँगा आप उनको जो है कोई ना तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझिए ना कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। अब इन कंपनियों की खूबी क्या है? इन कंपनियों के पास जो है हाई टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा हाई वोल्टेज
डीसी सिस्टम जो है, प्रोजेक्ट्स जो हैं, और वो जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होती है, वहाँ ये सबसे आगे है। और ये सही मायने में कहा जाए तो इन कंपनियों के पास ही वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, इसलिए एक बड़ा हिस्सा इसमें से जो है वो ये कंपनियां ले जाएंगी, और इसका फ़ायदा जाहिराना तौर पे इन कंपनियों को होगा और इन कंपनियों के शेयर होल्डर्स को होगा। और अब तक के जो भी कामकाज परिणाम सीमेंस एनर्जी के आए हो, चाहे हिटाची एनर्जी के आए हो, चाहे जी वर्नोवा के आए हो, इन सब के कामकाज से भी इस बात का पूरा संकेत मिलता है कि इस HVDC और अल्ट्रा HVDC जो है, इन प्रोजेक्ट्स का पूरा फ़ायदा जो है ये कंपनियां उठा रही हैं। ये सभी कंपनियां मल्टीनेशनल्स हैं, पेरेंट्स कंपनी इनकी जो है वो बाहर है, और यहाँ इंडिया में उनकी ये सब्सिडरीज़ हैं, और जो टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, वो सब उनको पेरेंट कंपनी से मिली है, और बहुत सा उनका जो इंटरनल R&D है उससे उन्होंने डेवलप किया है। अब सरकार का एक और फोकस ये है कि अगले कुछ सालों के भीतर और वर्तमान में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइजेशन इन इक्विपमेंट्स में किया जाए। तो इसके लिए जो है कुछ सालों में लगभग 60% तक लोकलाइजेशन और मेक इन इंडिया जैसी अवधारणा को इसमें जो है समाहित किया जाना है। तो बहुत से इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी भले ही बाहर की हो, उनके पेरेंट्स कंपनी की हो, लेकिन उत्पादन वो ज़्यादातर यही करते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसके बारे में मैं अपने वीडियो में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, और वो कंपनी का नाम है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल्स। ये कंपनी सीधे तौर पर HVDC प्रोजेक्ट्स में या अल्ट्रा HVDC प्रोजेक्ट्स में सीधे जो है वो फ़ायदा उठाने में सक्षम नहीं होगी, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पीछे के दरवाजे से इसका लाभ उसको भी मिलने की संभावना है। क्योंकि जितने भी जो हाई टेक्नोलॉजी वाले स्विच गियर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, और जो इनके लिए एक जो स्टेट ऑफ आर्ट ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है इन प्रोजेक्ट्स के लिए, वहाँ पे CG पावर के पास वो सुविधा उपलब्ध है। और CG पावर ने वैसे भी जो है बड़े पैमाने पे अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन प्लान्स जो हैं वो लागू किए हैं। तो इस तरीके से जो है ये कंपनियों के लिए एक नई संभावना पैदा हुई है। और अब देखना ये है कि जो ओवरऑल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इनके उसके अंदर जो है HVDC प्रोजेक्ट्स में मेन काम किसका है, तो इसके अंदर जो है वो कन्वर्टर्स का काम है। उसके अलावा जो है वो और बहुत से जो 2-3 और सेगमेंट्स है वहाँ काम है, और वहाँ पे ये सारी कंपनियों के साथ जो है CG पावर, चूँकि मैं समझता हूँ, जैसा लोगों का मानना है एक्सपर्ट्स का, कि जो टेक्नोलॉजी एंड टू एंड सॉल्यूशंस जो ये मैंने जिन मल्टीनेशनल्स का नाम लिया, उनके मुकाबले CG पावर में वो क्षमता नहीं है, उसके पास वो इक्विपमेंट्स पूरे तौर पर नहीं हैं। इसलिए वो जो भी इक्विपमेंट्स उसके पास हैं, जो भी साजो सामान उसके पास उपलब्ध है, वो इन कंपनियों को उपलब्ध करा सकती है और इसका लाभ उठा सकती है। अब इन क्षेत्रों के लिए, इस क्षेत्र के लिए 2 और क्षेत्र हैं, जैसे ट्रांसमिशन है और उसके अलावा सब स्टेशंस हैं। सब स्टेशंस के बाद भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो होता है, सप्लाई प्रोसेस होता है।
तो वहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे जो है अल्ट्रा हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज जो है वो केबल्स लगेंगे। उन केबल वाली कंपनियों पे भी जो है वो फोकस लोगों का है और वो भी इसका पूरा लाभ उठा सकती हैं। और ये ज़्यादातर कंपनियां जो केबल्स बनाती हैं इस क्षेत्र के लिए, उनके पास वैसी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो उन्होंने जो विदेशों की जो प्रमुख कंपनियां हैं केबल बनाने वाली, इस HVDC और अल्ट्रा HVDC प्रोजेक्ट्स के लिए उनसे कोलैबोरेट करके अपना उत्पादन शुरू किया है। इसके अलावा ट्रांसमिशन टावर्स की भी ज़रूरत होगी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसमें जो है वो तमाम कंपनियां हैं, जैसे स्कीपर हो गया, KEC हो गया और दूसरी तमाम कंपनियां हैं, तो ट्रांस रेल लाइटिंग हो गया, तो इन कंपनियों को भी इसका लाभ मिल सकता है। और लगभग 9.25 लाख करोड़ रुपए का जो ये मास्टर इलेक्ट्रिसिटी प्लान है, इसमें से इनको अच्छी हिस्सेदारी मिल सकती है। दोस्तों, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरे पास CG पावर, GE वर्नोवा और सीमेंस एनर्जी, इन कंपनियों के थोड़े बहुत शेयर्स बहुत छोटी संख्या में हैं, मैंने खरीदे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा डिप मिला तो मैं इन कंपनियों के शेयरों को थोड़ा थोड़ा करके और एक्युमुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इन कंपनियों का भविष्य जो है वो अच्छा लगता है। तो ये रहा एक तबसरा, यानी पावर सेक्टर में क्या होने वाला है, इसका भविष्य क्या है, इससे जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या भविष्य है, और उस भविष्य को साकार करने में जुटी जो कंपनियां हैं उनका क्या भविष्य हो सकता है। मैंने संक्षेप में इन पर एक रोशनी डालने की कोशिश की है। मैं फिर एक बार इस वीडियो के अंत में एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो केवल विशुद्ध एकेडमिक पर्पस से ये मैंने जारी किया है, और न तो इस सेक्टर के बारे में और ना ही इस वीडियो में जिक्र की गई कंपनियों के बारे में, ना तो मेरा कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन है, ना एडवाइस है। आपको जो भी फैसला लेना हो निवेश संबंधी, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लेकर के अपने रिसर्च और होमवर्क के साथ आप अपना आकलन करके जो भी फैसला लेना हो निवेश संबंधी वो आप लें। तो वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई कीजिए और वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।